चलिए भाई, पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और उससे आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोराइड। सबसे पहले भाई सॉल्युबिलिटी जो है वो डिटेल में मैंने दी हुई है। नॉर्मल जितनी आपको याद होनी चाहिए एकदम वो मैं बोल देता हूँ। ऑल आर इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट BeF2 एंड AgF, ये सॉल्युबल होते हैं दोनों। इतना तो याद करना ही है, बाकी डिटेल में वहाँ लिखा हुआ है कि LiF है और NiF2 है, LF3 है, सब लिखा हुआ उसके अंदर, ठीक है ना। उसको याद कर लेना पहला। टेस्ट विद एसिड, टेस्ट विद एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड है, ध्यान देना इधर। उसमें क्या होता है देखो, F माइनस प्लस कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं इसमें तो H2F2 बनता है। मोनोमर does not exist due to H bond। ये उठता है ऊपर, रिएक्ट करता है विद SiO2 और ये SiO2 कहाँ है? प्रेजेंट इन ग्लास, ठीक है। तो रिएक्ट विद SiO2 जो प्रेजेंट होता है ग्लास के अंदर, उससे रिएक्ट करके बनाता है SiF4। और ये SiF4 जो होता है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है विद ग्लास रोड और बनाता है ये H4SiO4 सिलिसिक एसिड। और इस सिलिसिक एसिड की बनती है वाइट फ्यूम्स, ठीक है। इसको पहले नोट करो, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से 2 मिनट का है ये, फटाफट से नोट करो। कर लिया? देखो इसको समझो आप क्या हो रहा है इसके अंदर, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करा, मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, एक ये क्या लिए? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन लिया हुआ है। इस सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन में आपने तुरंत क्या डाल दिया? सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो टेस्ट विद एसिड होगा। टेस्ट विद एसिड होगा तो HF बाहर निकलेगा। अगर वो HF बाहर निकला तो वो HF अकेला नहीं निकलता, क्योंकि HF मोनोमर फॉर्म में नहीं पाया जाता H बॉन्डिंग की वजह से, वो डाइमर में पाया जाता है। हमने 11th में पढ़ा था कि मोनोमर HF डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो HF मोनोमर में नहीं पाया जाता ड्यू टू H बॉन्डिंग, इसलिए इसको H2F2 लिखते हैं। अब ये जो HF उड़ता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, वो 3D सिलिकेट होता है। यानी कि कांच जो होता है वो किससे बना होता है? SiO2 से। मेन मेड सिलिकेट होते हैं दो, एक कांच और एक सीमेंट। अगर आपसे कभी पूछे कि मेन मेड सिलिकेट्स के एग्जांपल दो, तो आंसर बताओ क्या है? कांच और सीमेंट, ये मेन मेड सिलिकेट्स होते हैं, 3D सिलिकेट्स होते हैं। तो कांच जो होता है, यानी कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है कांच की, वो किससे बनी हुई है? SiO2 से। तो ये जो HF उड़ता है ये SiO2 यानी कि उस कांच से रिएक्ट कर लेता है। ये HF उस कांच से रिएक्ट करता है जो SiO2 उससे, और SiF4 बना देता है। और हम पहले से क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब या यूँ कहें कि अपन एक ग्लास रोड को पानी में डुबो के इसके पास ले आते हैं। ऐसे पानी में डुबो के इसके पास ले आते हैं, तो जैसे ही SiF4 ऊपर उड़ेगा, ये SiF4 उस ग्लास रोड में जो पानी है, उस पानी से रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस के अंदर।
तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा SiO4 से और रिएक्ट करके बना देगा सिलिसिक एसिड, और ये सिलिसिक एसिड की बन जाएगी वाइट फ्यूम्स। सिलिसिक एसिड की क्या नजर आने लगेगी आपको? वाइट फ्यूम्स। और इस वाइट फ्यूम से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये था। अब आपको डाउट आ रहा था, याद है उस समय आप बार बार मेरे से पूछते थे कि HF का ऑब्जर्वेशन लिखवाओ आप, सर आपने HF का ऑब्जर्वेशन नहीं लिखवाया। तो HF का ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि HF की जगह वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनता है H4SiO4 और वो वाइट फ्यूम्स देता है, तो उससे ऑब्जर्वेशन आती है। ठीक। सवाल, क्या आप HF को ग्लास वेसल्स में कैप्ट करके रख सकते हैं क्या? सवाल क्या पूछेगा बताओ? क्या आप HF को ग्लास वेसल्स में कैप्ट करके रख सकते हैं क्या? आंसर है नो, बिकॉज HF कोरोजन कर देता है। किसका? ग्लास का, कांच का कोरोजन करता है, रिएक्ट करता है, वो SiO2 से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है। अब जब वो जा रहा था तो वो टेस्ट ट्यूब जो है, इस टेस्ट ट्यूब में जो SiO2 है उससे रिएक्ट करके उसको निकाल रहा है, इसको कहते हैं ईचिंग, इसलिए इसका नाम होता है ईचिंग टेस्ट। क्या नाम होता है इसका? ईचिंग टेस्ट। ठीक है। तो कभी भी हम इसको ग्लास वेसल्स में कैप्ट करके नहीं रख सकते। इसको कैप्ट करना है तो वैक्स कोटेड ग्लास वेसल्स में रखा जाता है, यानी कि पहले वैक्स की कोटिंग करो फिर उसके अंदर आप रखो। ठीक है। तो वैक्स कोटेड ग्लास वेसल्स में रखते हैं इसको। ठीक है। इसको ग्लास वेसल्स में नहीं रखा जाता। तो ये आपका एक टेस्ट हो गया, ईचिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब बात आती है आगे टेस्ट विद CaCl2 और MgCl2। इनसे अगर आप रिएक्ट कराएंगे F- की तो आपके CaCl2 और MgCl2 से रिएक्ट करके बनाएगा आपका CaF2 और MgF2 वाइट PPT। ठीक है। सिंपल सा टेस्ट है, कोई खास नहीं है। टेस्ट विद FeCl3, ये इंपॉर्टेंट है। अगर F- की FeCl3 से रिएक्ट कराते हैं और अगर आपने F- के लिए सॉल्ट लिया हुआ है सोडियम का, तो रिएक्ट करके ये बनाता है Na3FeF6 वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। हमारे यहाँ वाइट को कलरलेस भी बोलते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बनता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आया था। अगर याद हो तो हमने कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा था और वहां पर हमने कहा था कि जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें Fe ये था FeF6 3- कलरलेस बताया था मैंने, जबकि ये D5 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, फिर भी ये कलरलेस होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनेगा। और एक खास बात और बताता हूं मैं आपको कि Fe+3 जो होता है वो थायोसाइनेट से रिएक्ट करके FeSCN होल थ्राइस बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स आपको पता है कैसा होता है? ब्लड रेड कलर का। Fe+2 ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। इसका मतलब समझे आप कि अगर Fe+3 और Fe+2 में अगर आइडेंटिफिकेशन करना हो तो आप थायोसाइनेट से रिएक्ट कराओ। अगर ब्लड रेड कलर बना दिया किसी ने तो वो आपका Fe+3 है, नहीं बनाया तो वो क्या है? Fe+2। तो Fe+3 और Fe+2 में ऐसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, डिस्टिंक्शन हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है कि यहाँ भी Fe+3 आयन है, तो क्या ये Fe+3 आयन इस थायोसाइनेट से रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर देगा? तो आंसर है नो, ये नहीं देता है। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स अपने Fe+3 आयन का टेस्ट नहीं दे रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। कौन सा होगा ये? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अपने आयन का टेस्ट नहीं दे रहा। तो ये क्या होगा? परफेक्ट। याद करो कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। क्लियर? ये आपका F- समाप्त। छोटे छोटे मैंने कहा था ना आपसे, F- के बाद आता है बोरेट आयन। बोरेट आयन, बोरेट आयन से पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड आपके दिमाग में होना चाहिए।
बोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट है कि अगर बोरिक एसिड को 100 डिग्री पर आप हीट करेंगे तो पहले बनेगा मेटाबोरिक एसिड, ये आपका HBO2 का नाम है मेटाबोरिक एसिड। और फिर जब मेटाबोरिक एसिड को 140 पर हीट करेंगे आप तो बनेगा पायरोबोरिक एसिड या टेट्राबोरिक एसिड। और जब टेट्राबोरिक एसिड को जब हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो बनेगा आपका B2O3। क्या बनेगा? B2O3। अब आप सोच रहे होंगे साला पहले तो कभी आपने हीटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ाया, कोई भी आयन आज तक आया आपने हीटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ाया, पहली बार आप हीटिंग इफेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? उसका आंसर है पहली बार हीटिंग इफेक्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले हीटिंग इफेक्ट याद करते हैं। जब भी आप हीटिंग इफेक्ट करेंगे तो आप भूल जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट कहाँ आएगा। तो इसका एक की पॉइंट है, टेम्परेचर देखो ये 100 है, 140 है, 4 कहाँ है? यहाँ। तो जहाँ 4 है वहाँ 4 है, जहाँ 1 है वहाँ 1 है, बोरोन। की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। जहाँ 4 है वहाँ 4 है, जहाँ 1 है वहाँ 1 है, आंसर आ जाएगा। यानी कि एक बोरोन वाला प्रोडक्ट आपके 100 डिग्री पे बन रहा था, 140 पे 4 बोरोन वाला बन रहा था, यानी कि टेट्राबोरिक एसिड सेकंड नंबर पे आ रहा था। क्लियर हो गया? तो की पॉइंट लगाए, आंसर पाए। अब आंसर देखो आप, क्या ये क्यों पढ़ा है? क्योंकि यहाँ पर बात आएगी कि वेरी ठीक है, फ्यू सॉल्ट्स ऑफ बोरेट आयन, कुछ ही बोरेट आयन के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, मेनली मेटाबोरेट सॉल्ट्स एंड टेट्राबोरेट सॉल्ट्स। मेनली कौन से? मेटाबोरेट या टेट्राबोरेट। यानी कि आपको बोरेट आयन का टेस्ट लगाने के लिए जो सॉल्ट दिया जाएगा वो बहुत कम पाए जाते हैं, वो सिर्फ या तो मेटाबोरेट देंगे या टेट्राबोरेट देंगे। यानी कि आपको टेस्ट करने के लिए जो सॉल्ट मिलेगा या तो वो Na2BO2 देगा या वो Na2B4O7 देगा। इस Na2B4O7 का एक खास नाम है बोरेक्स। यानी कि बोरेट आयन का टेस्ट करने के लिए जो सॉल्ट दिया जाएगा वो बोरेक्स आएगा। और बोरेक्स का एनायन आप देखोगे अगर, तो आप देखोगे यार B4O7-2 है, ठीक है। और यहाँ बोरेट आयन का आपका फॉर्मूला लिखा है BO3 3-। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे कि यार ये पढ़ाया था आपने ये कहाँ पढ़ाया, इसकी रिएक्शन कैसे करूँ? तो भाई अब समझ में आया कि ये तो है आयन का रिप्रेजेंटेशन और ये है सॉल्ट। किसी भी आयन का टेस्ट करने के लिए क्या दिया जाता है? उसका सॉल्ट। तो इसका मतलब बोरेट आयन का टेस्ट करेंगे तो एनायन चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, फॉर्मूले में आपको एक ही बात माननी है, चाहे ये लिखा हो। इन तीनों के टेस्ट एक ही आएंगे जो हैं। क्लियर हो गया? इसलिए आपको ये सारा मैंने पढ़ाया। क्लियर? तो क्या समझ में आया कि वेरी फ्यू बोरेट सॉल्ट्स आर नोन, मतलब बहुत कम बोरेट सॉल्ट्स हमें पता होंगे, ठीक है। मेनली कौन से होंगे? मेटाबोरेट और टेट्राबोरेट। टेट्राबोरेट सॉल्ट में स्पेसिफिक नाम क्या है? बोरेक्स। तो यानी बोरेट आयन का टेस्ट लगाने के लिए आपको जो आयन दिया जाएगा वो बोरेट दिया जाएगा। ठीक है, पहला। अब पहला पढ़ रहे हैं हम टेस्ट विद एसिड। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। अब इस तरह से लिखो बोरेट आयन, तब भी बोरिक एसिड बनेगा। इस तरह से लिखो तब भी बोरिक एसिड बनेगा। यहां पर एक खास बात छुपी है, पता है क्या? जब आप बोरेट आयन का टेस्ट करने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 डालते हो, जब आप बोरेट आयन का टेस्ट करने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 डालते हो तो बोरिक एसिड नहीं बनता। इनिशियली नो विजिबल चेंज, नो विजिबल एक्शन, हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप हीट करते हो तो आपको वाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड नजर आने लगती है।
जब आप हीट करते हो तब आपको क्या नजर आने लगती है, जल्दी बताओ? वाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड। क्या नजर आने लगती है, जल्दी बताओ? वाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड। सोचो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नो विजिबल एक्शन? तो उसका रीजन सुनना। ये जो बोरिक एसिड होता है ना, ये बोरिक एसिड जब बनता है तो ये बनने के बाद इस H2SO4 के साथ H बॉन्डिंग में चला जाता है। अगर ये बोरिक एसिड बनने के बाद इस H बॉन्डिंग में चला गया H2SO4 के साथ, तो वो दिखाई नहीं देता कुछ भी, H बॉन्डेड होकर सोल्यूबल हो गया एक तरह से, तो आपको कोई विजिबल चेंज नजर नहीं आता। और विजिबल चेंज नजर नहीं आता इसलिए आप बोलते कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे आप हीट करोगे तो हीट करने पर आपके क्या होगा, ये H बॉन्डिंग ब्रेक होगी और वाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड आपके बाहर निकल जाएगी। समझ गए? तो वाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड बाहर निकल रही है, क्लियर, ऑन हीटिंग, क्लियर। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन, अदर रिएक्शन देखो आप, जब आप इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से कराते हैं तो आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आता है। सवाल समझ रहे हैं आप? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करने पर तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड नजर आ रही है, लेकिन अगर कंसंट्रेट HCl ले लेते हैं तो आपके पास व्हाइट पीपीटी ऑफ बोरिक एसिड नजर आता है। इनिशियली स्टार्टिंग में दिख जाता है व्हाइट पीपीटी, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब सवाल है ऐसा क्यों, यहाँ ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, जल्दी बताओ, सोचो। बोलो। अब देखो यहाँ पर चेंज क्यों आ रहा है, उसका रीजन है, ये जो बोरिक एसिड है ये HCl के साथ H बॉन्डिंग नहीं कर पाता। अगर ये बोरिक एसिड HCl के साथ H बॉन्डिंग नहीं कर पाता तो ये बोरिक एसिड खुद के साथ ही H बॉन्डिंग कर लेगा, और अगर ये खुद के साथ ही H बॉन्डिंग कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। हमने पढ़ा था H बॉन्डिंग करता है बोरिक एसिड खुद के साथ और वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, फिर तो वाइट कलर का आ जाता है ये बोरिक एसिड, फिर वाइट पीपीटी। तो रीज़न लिखना कि जब कंसंट्रेट HCl लेते हैं तो ये खुद के साथ ही H बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए वाइट पीपीटी नज़र आता है। ऑन हीटिंग, अगर आप इसको ऑन हीटिंग यानी हीट करेंगे देन आपके फिर क्या होगा, वाइट फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड फिर बाहर आती है। ऑन हीटिंग क्या होता है, वाइट फ्यूम्स ऑफ बोरिक एसिड बाहर आती हैं, क्लियर। बोरिक एसिड की खास बात आपको पहले भी पढ़ाई थी, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड, ठीक है। दूसरी बात, ये पानी में स्पेरेंगली सॉल्यूबल होता है बट हॉट वाटर में कंप्लीट सॉल्यूबल होता है, सोपी टच होता है इसके अंदर। अगला, ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, याद आया, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है बोरिक एसिड, ठीक। तो यह आपका पहला टेस्ट विद एसिड इंपॉर्टेंट था जो कि एग्जाम में आता है इनको, ठीक है। टेस्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 प्लस मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, फ्लेम टेस्ट कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट होता है ये। इस टेस्ट में क्या होता है जरा देखना, जैसे मान लो ये आपका बोरेट आयन आया, या ये ऐसे लिख दें बोरिक एसिड में प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा, तो इनिशियली आपको पता है बोरिक एसिड बनेगा। टेस्ट विद एसिड करते हैं तो बोरिक एसिड ही बनता है। बोरिक एसिड को BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, बोरिक एसिड को BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, ये लिखा।
इस टेस्ट को करते कैसे हैं वो देखना, कि इथाइल एल्कोहल मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं सॉलिड मिक्सचर, फिर इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस इसमें डालते हैं मिथाइल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल, फिर इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीटिंग करने पर ग्रीन एज कलर दिखाई देती है, और ग्रीन एज कलर दिखाई देती है इसका मतलब आता है कि बोरेट आयन है। क्लियर? अब कैसे करते हैं ध्यान से सुनना, इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, इसको करने का प्रोसेस समझना पहले, ठीक है। फ्लेम टेस्ट को जो हम कर रहे हैं किसका, बोरेट आयन का, सबसे पहले क्या लेते हैं, प्लेटिनम वायर, और इसका ये एंड पार्ट मोड़ देते हैं। लाइक ये आपका प्लेटिनम वायर है, इसका एंड पार्ट मैंने मोड़ दिया, तो एक लूप बन गया ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें मिक्सचर दिया गया है सॉलिड मिक्सचर, यानी कि सोडा एक्सेक सोल्यूशन नहीं बनाना, सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर को लेकर के हमने उसको डाल दिया एक बाउल के अंदर, फिर उसके अंदर डालिए कंसनट्रेट H2SO4 और फिर उसमें डाल दिया हल्का सा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल पीना नहीं है ना, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा यूज़ करें, तो हम यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल में मिथाइल एल्कोहल को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि मिथाइल एल्कोहल में H बॉन्डिंग नहीं होती H बॉन्डिंग नहीं होती है, मतलब कम होती है, तो उस वजह से वो क्या करता है, लेस वोलेटाइल होगा या मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल होगा। इथाइल एल्कोहल में H बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए वो लेस वोलेटाइल होता है। लेस वोलेटाइल होने की वजह से वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो मोर वोलेटाइल चाहिए। मोर वोलेटाइल क्यों चाहिए वो बताता हूँ। तो पहले अपन ने सॉलिड मिक्सचर लिया, उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, और फिर उसके अंदर क्या कर दिया, मिथाइल एल्कोहल डाल दिया और पेस्ट बना लिया। ऐसे पेस्ट बनने के बाद आपने प्लेटिनम वायर लिया और वायर उस पेस्ट में ऐसे ऐसे प्रेस किया, तो पूरा का पूरा ये सॉल्ट चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा इसमें। चिपक गया ये। चिपकने के बाद इस वायर को फ्लेम में ले जाते हैं, फ्लेम में इसको हीट मिलेगी। अब जब हीट मिलेगी तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा। वो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड यहाँ बनेगा और ये उड़ेगा, और जब वो कंपाउंड बनेगा और उड़ेगा तो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा। तो ये ग्रीन कलर जो होगा वो एजेस पर नजर आएगा, ये एजेस पर, इसलिए इसे ग्रीन एज कलर बोला जाता है, यानी कि एजेस पर दिखने वाला कलर। अगर ऐसा हो गया तो आप बोल देते हैं कि बोरेट आयन इसमें है। रिएक्शंस क्या हुई होंगी जिससे हमें पता चला तो देखो, बोरेट आयन ने जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट किया होगा तो बोरिक एसिड बना होगा। पहले बोरिक एसिड जब बना होगा तो मिथाइल एल्कोहल होगा, और कंसंट्रेट H2SO4 होगा। तो कंसंट्रेट H2SO4 का एक और यूज है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये यहाँ से क्या बाहर निकाल देगा, पानी बाहर निकाल देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसने क्या बाहर निकाल दिया, यहाँ से वाटर, वाटर बाहर निकला तो ये आपका बन गया मिथाइल बोरेट, ट्राई मिथाइल बोरेट बन गया। ट्राई मिथाइल बोरेट का ग्रीन कलर होता है, जो कि फ्लेम को टच करने पर आ रहा है, ठीक है। अब एक और सवाल, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा ऑर्गेनिक के अंदर जो रिएक्शन हुई थी एक एस्टेरिफिकेशन, उसी तरह की एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। वहाँ एसिटिक एसिड होता है, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके वहाँ पर एसिटिक एसिड बनता है। फिर एसिटिक एसिड होता है, अल्कोहल होता है। एसिटिक एसिड अपना OH देता है और अल्कोहल अपना H देता है और एक एस्टर बनता है। वहाँ ऑर्गेनिक एस्टर था, ये क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक एस्टर। क्या बनेगा ये, इनऑर्गेनिक एस्टर। ये क्या है, इनऑर्गेनिक एस्टर। वो फ्रूटी स्मेल थी, ये क्या है, पॉइजनस, जहरीला, इसलिए इसे कम अमाउंट में किया जाता है, ठीक। तो ये बन गया। अब आगे एक पैराग्राफ वाली रिएक्शन बन जाती है कई बार, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पैराग्राफ के लिए टेस्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये, और इसी में आगे पैराग्राफ को कंटिन्यू कराते हुए चल रहा है वो कि अगर सपोज ये जो ग्रीन एज कलर बना, इसका अपन क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो यार हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एस्टर है, ये एसिड बेस से बना हुआ है तो वापस अपने एसिड बेस दे देगा।
दे दिया। और फिर इस बोरिक एसिड का अगर F माइनस से रिएक्शन करा दें तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये BF4 माइनस, और एल्कलाइन मीडियम आ जाएगा। तो ये आपसे पैराग्राफ अटैच कराएगा, मतलब इसके आगे की रिएक्शन है कि एक ग्रीन एच कलर कंपाउंड बनता है और उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर वो प्रोडक्ट वापस आ जाते हैं, फिर उसमें से एक प्रोडक्ट का F माइनस से रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दिस कंपाउंड? 1। क्लियर? तो ये इसलिए रिएक्शन लिखवाई है मैंने कि इसके साथ पैराग्राफ अटैच होता ही है। क्लियर? अब इसमें ये क्यों लिखवाई समझ में आ गया ना? तो पैराग्राफ अटैच करने के लिए आपको हिंट मिल गया। अब वापस अपने एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में आपने यहाँ पर सॉलिड मिक्सचर लिया था। अगर आप मिक्सचर लेते हैं तो भाई मेरे मिक्सचर के अंदर तो कैटायन भी हो सकता है, और आप यहाँ पर ग्रीन कलर देख के बोल रहे हो कि बोरेट है। आपने क्या बोला? ग्रीन कलर दिखा, आपने कहा इस मिक्सचर में बोरेट हो सकता है। लेकिन आप एक चीज भूल गए, मिक्सचर में तो कैटायन भी हो सकता है, और बेरियम एंड कॉपर कैटायन ये भी सेम ग्रीन कलर देते हैं फ्लेम, यानी कि ये भी सेम फ्लेम में ग्रीन कलर देते हैं। अगर ये भी फ्लेम में ग्रीन कलर देते हैं ये भी फ्लेम में अगर ग्रीन कलर देते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये ग्रीन कलर इसकी वजह से आया या बोरेट की वजह से आया? तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, इसलिए इस टेस्ट को मॉडिफाई किया गया। तो आपको नोट करके लिखना पड़ेगा क्या कि बेरियम एंड कॉपर कैटायन आल्सो गिव ग्रीन कलर टू द फ्लेम, सो दिस टेस्ट इज मॉडिफाइड। और इन मॉडिफाइड टेस्ट बोरेट आयन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। बोरेट आयन का कोई भी सॉल्ट ले लो, बोरेक्स ले लो या कुछ भी ले लो, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और इसके अंदर हम डालते हैं CaF2। क्या डालते हैं? CaF2। क्लियर? ये ले लिया मैंने, कैल्शियम फ्लोराइड। यानी कि इन मॉडिफाइड टेस्ट हम अल्कोहल की जगह कैल्शियम फ्लोराइड लेते हैं। मेटलर्जी हम पढ़ेंगे आगे, तब इसका एक नाम और होता है फ्लोरस्पार। तो वो फ्लोरस्पार नाम भी बोल सकता है कि फ्लोरस्पार ऐड करते हैं, फ्लोरस्पार CaF2। तो इसकी रिएक्शन जब होती है तो यहाँ बनता है BaF3 NaHSO4 CaSO4। ये जो BF3 होता है ये एक्सट्रीम वोलेटाइल, क्या होता है? ये एक्सट्रीम वोलेटाइल होता है, भयंकर। ठीक है, अब इस टेस्ट को करते कैसे पहले वो समझना। पहले वही सॉल्ट ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, CaF2 डाल दिया, और सॉलिड मिक्सचर को डालने के बाद अपन ने इसको टेकन एज अ पेस्ट की तरह लिया, प्लेटिनम वायर लिया, और ये प्लेटिनम वायर इस पे चिपक गया ये मिक्सचर। अब क्या कर रहे हैं हम इसको फ्लेम में टच नहीं कर रहे। जैसे पहले तो इसको फ्लेम में टच किया था, अंदर लेके गए थे इसको और फिर हीट किया था, अब यहाँ दूर से कर रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, अगर मान लो कोई आग जल रही है और मैं आग के अंदर जाके हीट महसूस कर रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा मैं थोड़ा दूर खड़ा हो रहा हूँ और हीट महसूस कर रहा हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में भी हीट तो आएगी ना, टेम्परेचर तो आ जाएगा ना। तो इसको टेम्परेचर मिलेगा तो BF3 बनेगा, एक्सट्रीमली वोलेटाइल प्रोडक्ट है, तो उड़ता हुआ जाएगा सीधा और फ्लेम के टच कर देगा इसे, तो ये ग्रीन कलर दे देगा वापस। तो ये फ्लेम को ग्रीन कलर दे रहा है, लेकिन इस बार हमने सॉल्ट को टच नहीं किया है इसके साथ, फ्लेम के साथ। तो ये बिना टच किए अगर कोई ग्रीन कलर दे रहा है दूर से ही, तो वो फिर BF3 बन रहा है, तभी दे रहा है क्योंकि BF3 एक्सट्रीम वोलेटाइल है। और अगर BF3 बन रहा है तो बोरोन कहाँ से आया होगा? यहाँ से, या सॉलिड मिक्सचर से। इसी में बोरेट होगा, इसी में बोरोन का कोई एनायन होगा, तो बोरेट होगा वो।
इससे पता चलता है फिर कंफर्म कि वो बोरेट है। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर बेरियम एंड कॉपर केटाइन डू नॉट फॉर्म एनी वोलेटाइल प्रोडक्ट, सच वोलेटाइल प्रोडक्ट। इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर बेरियम एंड कॉपर इस तरह का एक्सट्रीम वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते। आराम से समझो, हमने एक मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर के अंदर बोरेट हो सकता था, मैंने उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और अल्कोहल डाल दिया, पेस्ट बना लिया, प्लेटिनम वायर लिया, उसमें डिप किया और फ्लेम में हीट कर दिया, ग्रीन कलर दिखा, तो मैंने कह दिया यार कि बोरेट है, आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ डाउट आया कि ग्रीन कलर से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो बोरेट है, तो ग्रीन कलर तो बेरियम और कॉपर भी देते हैं, तो आपने मिक्सचर लिया था सॉलिड मिक्सचर, यानी उसमें केटाइन भी हो सकता था, तो वो ग्रीन कलर केटाइन का आया, बेरियम और कॉपर का आया, बोरेट का आया, मुझे नहीं पता चला। तब क्या करें? उस कंडीशन में इस टेस्ट को मॉडिफाई किया गया। मिथाइल अल्कोहल की जगह हमने क्या डाल दिया? कैल्शियम फ्लोराइड। इसका एक नाम और क्या था? फ्लोरस्पार। कैल्शियम फ्लोराइड डालने के बाद हमने क्या करा, इसको फिर से प्लेटिनम वायर लिया, इसमें डिप किया, अब की बार फ्लेम के अंदर नहीं लगे, दूर से हीट किया, दूर से हीट करने पर BF3 बना, एक्सट्रीम वोलेटाइल था, उड़ता गया और सबको ग्रीन कलर दे दिया। तो कंफर्म हो गया कि ये बोरेट है। क्यों? क्योंकि अब हम बोलेंगे कि ये जो है वो इस तरह से उड़ते हुए कलर आ रहा है वहाँ फ्लेम में, तो इसका मतलब BF3 बना होगा, क्योंकि बेरियम और कॉपर इस तरह का कोई एक्सट्रीम वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर। तो कंफर्म हो जाता है फिर के बोरेट। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट था। अगला देखो, टेस्ट विद AgNO3 बोरेट आयन प्लस AgNO3 जब करेंगे तो ये AgBO2 बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। डाइल्यूट HNO3 अमोनिया एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका बोरेट आयन भी समाप्त। छोटे छोटे थे, मैंने कहा था ना, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। देखो आप, अगला आएगा ऑक्सलेट आयन। अगर आप ये AgBO2 को हीट कर दें, मैंने आपको उस दिन सिखाया भी था, अगर आप इसको बॉईल कर देते हैं तो ये टूट जाएगा अपने मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि सिल्वर जो है उसका हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है, मतलब हीटिंग कम पे ही टूट जाता है वो। तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर Ag2 में आ जाएगा। अब इसे बॉईल लिखो या एक्वस सस्पेंशन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ऑक्सलेट पहला। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सेम एज फ्लोराइड्स, क्या लिखेंगे? सेम एज फ्लोराइड, जो भी लिखी थी। देखो इधर, ये ऑक्सलेट है, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो पहले ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। ये ऑक्सैलिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 से वापस रिएक्ट करेगा तो आपको पता ही है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है,
पानी निकाल देगा, पानी निकल गया तो CO प्लस CO2 बनी, CO2 को लाइम वाटर से पास करते तो क्या बनती है, वाइट टर्बिडिटी। इसका मैंने बताया था बर्न विद ब्लू फ्लेम्स। PdCl2 से पास करते तो पैलेडियम का ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो यहाँ दो दो आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं, CO के भी और CO2 के भी। ये आपका टेस्ट विद एसिड हो गया, सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, CO प्लस CO2 बनती है। टेस्ट विद BaCl2 CaCl2, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से सवाल आता है रे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ध्यान सुनना। ये जब इससे रिएक्ट करेगा ऑक्सलेट, जब BaCl2 से रिएक्ट करेगा तो बेरियम ऑक्सलेट बनेगा, बेरियम ऑक्सलेट का वाइट प्रेसिपिटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का वाइट PPT। क्या बोला जल्दी बताओ। ऑक्सलेट के सारे PPT वाइट। यहां पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि बेरियम ऑक्सलेट जो होता है वो सॉल्युबल होता है इन ऑक्सैलिक एसिड, अमोनियम ऑक्सलेट एंड एसिटिक एसिड। ये बेरियम ऑक्सलेट एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, लेकिन कैल्शियम वाला जो है वो एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल है। यानी कि देखो इनसॉल्युबल होता है इन ऑक्सैलिक एसिड, अमोनियम ऑक्सलेट और एसिटिक एसिड, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एंड HNO3। सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एंड HNO3, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एंड HNO3। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको बात याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट बस ये वाली रखनी है कि भैया ये बेरियम ऑक्सलेट सॉल्युबल था, कैल्शियम ऑक्सलेट इनसॉल्युबल था। क्या याद रखनी है दोबारा बताओ। बेरियम ऑक्सलेट बोलो सॉल्युबल था और कैल्शियम ऑक्सलेट इनसॉल्युबल था। भूल गया मैं तो, मेरे को याद ही नहीं था, तो की पॉइंट बता रहा हूँ। C से C मिलाओ इनसॉल्युबल पाओ। यहाँ C है, ये भी C है, तो C से C मिलाया तो इनसॉल्युबल पाया। ये B था, ये C था, वो सॉल्युबल है। की पॉइंट लिख लेना क्या, C से C मिलाओ इनसॉल्युबल पाओ। यानी कौन सा वाला ऑक्सलेट इनसॉल्युबल था, कैल्शियम ऑक्सलेट इनसॉल्युबल था। कौन सा वाला, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये सवाल कैसा आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे लिखा होगा BaCO3, फिर लिखा होगा एसिटिक एसिड, फिर लिखा होगा सोडियम ऑक्सलेट और यहाँ लिखा होगा वाइट PPT या क्लियर सॉल्यूशन, कुछ भी लिख देगा। दो ऑप्शन होंगे, या तो वाइट PPT होगा या क्लियर सॉल्यूशन। तो अब इसको कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। ये कार्बोनेट है, ये एसिटिक एसिड है। हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कार्बोनेट जो होते हैं वो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं। क्या पढ़ा था, कार्बोनेट जो होते हैं वो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होते हैं। तो ये कार्बोनेट है, एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होगा, तो ये जो आपका बनेगा बेरियम एसीटेट। और ये जो बेरियम एसीटेट बनेगा वो सॉल्युबल है, तो वो ऑक्सलेट से रिएक्ट करेगा, तो बेरियम ऑक्सलेट का वाइट PPT बनेगा। बेरियम ऑक्सलेट का वाइट PPT सॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड में, तो वो वापस से बेरियम ऑक्सलेट भी सॉल्युबल हो जाएगा, तो यहाँ क्लियर सॉल्यूशन नजर आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये रिएक्शन सही है।
लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जगह क्या होता CaCO3 और ये एसिटिक एसिड और ऑक्सलेट और यहाँ व्हाइट PPT। अब बताओ, ये आपका CaCO3 है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि कार्बोनेट है, ऑक्सलेट नहीं है, कार्बोनेट है। कार्बोनेट में जाके देखना, वहाँ लिखा है एसिटिक एसिड में सॉल्युबल। ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होकर कैल्शियम फ्री हो गया। अब वो कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सलेट से, ऑक्सलेट से रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट इनसॉल्युबल है एसिटिक एसिड में। तो यह व्हाइट PPT नजर आएगा किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ये दोनों रिएक्शन क्या है? ट्रू। ऐसे सवाल पूछेगा, ट्रू और फॉल्स बताओ। इस रिएक्शन के लिए क्या बोलेगा वो? ट्रू या फॉल्स बता देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो अगला, रेडॉक्स। जब हम बेरियम ऑक्सलेट या कैल्शियम ऑक्सलेट की MnO4 माइनस से रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो देखो क्या हुआ। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है और ये कलरलेस है। यहां पर आप देखोगे तो ये +3 है, ये आपका +3 से देखो रेडॉक्स हुआ तो +4 में CO2 बना और ये उड़ गया। ये MnO4 माइनस पिंक या पर्पल था, Mn+2 में आया तो ऑब्जर्वेशन कलरलेस थी, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। यानी कि जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो MnO4 माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? रेडॉक्स करते हैं, और MnO4 माइनस का जो पिंक या पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। यहाँ एक खास बात हो रही है कि व्हाइट PPT भी गायब हो गया क्योंकि वो CO2 बन के उड़ गया। तो यानी अगर कहीं पर ऐसा बोले कि यार एक व्हाइट PPT है और कुछ डालने पर गायब हो रहा है, तो एक दिमाग में आएगा ना रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो ऑक्सलेट भी हो सकता है वो। इसी बेसिस पर आपका एक सवाल पूछता है कि एक व्हाइट PPT है जिसका एनायन भी MnO4 माइनस के पिंक कलर को डीकलराइज कर रहा है और उसका कैटायन भी MnO4 माइनस के पिंक कलर को डीकलराइज कर रहा है, तो बताओ वो कंपाउंड कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूं। देखो व्हाइट PPT आया तो एक बार के लिए तो दिमाग खट से ऑक्सलेट पे ले आना। ऑक्सलेट आयन तो कर ही रहा है एनायन, लेकिन कैटायन ये नहीं है, बेरियम +2 नहीं कर रहा उसको। उस केस में जो है वो आपका या तो आयरन ऑक्सलेट होगा या टिन ऑक्सलेट होगा। रीजन, आयरन ऑक्सलेट में भी +2 चार्ज है ये, और टिन ऑक्सलेट में भी +2 चार्ज है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूस करेगा MnO4 माइनस को, टिन +2 भी रिड्यूस करेगा MnO4 माइनस को। तो ये दो ऑप्शन आंसर जा सकते हैं। कैसे? कि जब एक व्हाइट PPT का कैटायन भी रिड्यूस कर रहा है MnO4 माइनस आयन को, एनायन भी रिड्यूस कर रहा है MnO4 माइनस आयन को। क्लियर? सिंपल है। अगला, ऑक्सलेट की अगर AgNO3 से कराएंगे तो सिल्वर ऑक्सलेट बनेगा। ऑक्सलेट के सारे PPT क्या बताया था? व्हाइट। वही बॉईल कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो Ag2। ठीक है, और ये सॉल्युबल वही डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर ऑक्सलेट का। ठीक है ना, सिंपल है रिएक्शन। अगला,
ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये सवाल इसमें क्या है ऑब्जर्वेशन पर आएगा। टेस्ट विद, ध्यान से सुनना, हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड, किससे करवा रहे हैं रिएक्शन अपन, हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड। अब समझना पहले, फर्स्ट हम MnOSO4 की रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तो ये Mn+2 होगा, Mn+2 एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो नो डाउट मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बना देता है हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये होता है ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब इस हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन हम ऑक्सलेट आयन से कराते हैं या एसिडिक मीडियम में, H2SO4 डाल देते हैं इसमें एसिडिक मीडियम, तो ये रेडॉक्स हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है, ये तो +4 है, +4 से आ गया +3 में, और ये +4 से आ गया +3 से आ गया +4 के अंदर, ठीक है। तो ये रेड कलर का कंपाउंड बन जाता है, और ये रेड कलर का कंपाउंड जो बना इससे ऑब्जर्वेशन कंफर्म होती है कि ये ऑक्सलेट ही था, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। ये आपका ऑक्सलेट आयन भी समाप्त, और ऑक्सलेट आयन समाप्त होने के साथ साथ आपका एक क्लास A समाप्त हो गया है। सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 मैंने आपसे कहा था जल्दी जल्दी खत्म होंगे, ये छोटे छोटे से हैं ये। अब इन पर जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है, तो आपका होमवर्क है अब क्या, क्लास A के एक्सरसाइज 1 और 2 से शीट के सवाल सॉल्व करें, प्लस DPP सॉल्व कर लें यहाँ तक जल्दी से, ठीक है ना। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई दोस्त कर लेना, ये छूटता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, समझ गए, छूटना नहीं चाहिए, क्लियर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको करें अच्छे से। देखिए सॉल्ट एनालिसिस में आपकी जो गलत फहमी मैं दूर कर दूं, कभी भी आप अगर ये सोचेंगे कि हमें ऐसा याद हो जाए बिल्कुल जैसा सर को याद है, आज याद हो ना कल याद हो, आपको सिर्फ पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से एक एबिलिटी डेवलप होगी, 4 ऑप्शन देख के टिक हो जाए। तो अगर आप जब होमवर्क कर रहे हैं और आपको ये एबिलिटी डेवलप हो रही है कि यार आपको समझ में आ रहा है कि आंसर ये है और वो सही है, तो समझना आपको सॉल्ट याद है। दूसरे बच्चे जिनसे होमवर्क करने पर एक बार में सवाल ही नहीं बन रहा और वापस कॉपी देखनी पड़ रही है, इसका मतलब समझना आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत है। और बनाएं आप सवाल ऐसे ही बनाएं कि जब नहीं बन रहा तो कॉपी देख के उसको सॉल्व करें, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।